तो जो एग्ज़ाम है इसमें इतना स्ट्रेस जो बच्चों के ऊपर होता है, इवन पेरेंट्स के ऊपर भी होता है, उस स्ट्रेस को आप कैसे देखते हैं? आई थिंक जब तक क्लासेस में टीचर्स रट्टा लगवाते रहेंगे तब तक शायद बच्चों से स्ट्रेस जो है एग्जाम का वो वैसे ही रहेगा। कैसे बच्चों को पता चले कि मुझे कंसेप्चुअल एजुकेशन मिल रही है या मैं रट्टाफिकेशन में चल रहा हूँ? वाईएस में हम ये मानते हैं कि जो लैंग्वेज है उसके दो ही पर्पस है। जी। पहला पर्पस है कि बच्चे को उस लैंग्वेज में लिखना आ जाए, अपने विचार लिखने आ जाए, ना कि राइटर के तौर कि जो लर्निंग के 4 स्टेप्स होते हैं। पहला है रिमेम्बरेंस, दूसरा अंडरस्टैंडिंग, तीसरा है एनालाइजिंग और चौथा जो स्टेप है एप्लीकेशन। आपको याद है हम क्वेश्चन आंसर कैसे याद करते थे? जी। हाथ रख के कि मम्मा पहला वर्ड बता दो, बस उसके बाद पूरा आंसर याद होगा। एक बार मेरे सवाल और आ रहा है, कंसेप्चुअल एजुकेशन की अगर हम बात करें, देखो सिर्फ थ्योरी पार्ट से नहीं कंसेप्ट क्लियर होते, उसमें प्रैक्टिकल का ज़्यादा रहता है। तो हर एक सब्जेक्ट में आप प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी है करवाने की बच्चों को, क्योंकि कंसेप्ट के लिए प्रैक्टिकल ज़रूरी है। यू वुड नॉट बिलीव कि रिसेंटली हमारे 5 बच्चों को पीएमओ की तरफ से रिवर्ट भी आया है उनकी लेटर्स पे। और कैन यू बिलीव कि 6th, 7th, 8th का बच्चा इतनी उसकी राइटिंग स्किल्स डेवलप है कि वो पीएमओ को लेटर लिख रहे हैं, और उस पर भी इसरो की तरफ से बच्चों को रिवर्ट आया है। और बच्चों का मतलब जो इनकरेजमेंट है वो तो फॉर श्योर डबल होती है जब वो ऐसे रिवर्ट लेते हैं। जो एजुकेशन सिस्टम की ट्रेजेडी है कि हर चीज़ क्वेश्चन आंसर बन के रह गई, तो प्रैक्टिकल पीछे रह गया, थ्योरी आगे चली गई, जबकि सिखाना प्रैक्टिकल था। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਸ਼ਲ ਵਿਜ਼ਡਮ। ਜਿਵੇਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਇਸੇ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਮੰਥ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਰਚ ਮੰਥ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਹੌਲ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਨੇ ਮੈਡਮ ਬੀਮੀਪੁਰੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਈਐਸ ਸਕੂਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਛੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੰਥ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ आसान तरीके दे नाल डील किया जाए। सब तो पहला मैं मैडम बीमीपुरी जी आपका स्वागत करता हूँ हमारे प्राइम न्यूज़ नेटवर्क के ऊपर। थैंक यू सो मच मैम। जैसे ये मार्च मंथ जो है एग्ज़ामिनेशन मंथ के नाम से जाना जाता है, आप काफ़ी 10-11 साल से आप टीचिंग एक्सपीरियंस में हो, बहुत सारे बच्चों को आपने पढ़ाया भी होगा, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपने किए होंगे। तो जो एग्ज़ाम है इसमें इतना स्ट्रेस जो बच्चों के ऊपर होता है, इवन पेरेंट्स के ऊपर भी होता है, उस स्ट्रेस को आप कैसे देखते हो? सर एग्जामिनेशन की अगर बात करें जी, आई थिंक एग्ज़ाम वर्ड सुनते ही जो सबसे पहला वर्ड दिमाग में आता है वो है स्ट्रेस, टेंशन, प्रेशर। जी। क्यों होता है ये स्ट्रेस, क्यों होती है ये टेंशन? जी। मुझे लगता है जो ये स्ट्रेस होता है वो होता है रट्टिफिकेशन का। जो मैंने रट्टा लगाया है, जो मैंने याद किया है, वो मैं भूल ना जाऊं। ओके। अदरवाइज अगर मुझे समझ ही आ गया कि 2 + 2 4 होता है, जी, है ना, अगर मुझे समझ में आ गया कि एडजेक्टिव्स जो हैं वो नाउन की क्वालिटी बताते हैं, जी, तो फिर किस चीज़ की टेंशन, किस चीज़ का स्ट्रेस? आई थिंक जब तक क्लासेस में टीचर्स रट्टा लगवाते रहेंगे तब तक शायद बच्चों से स्ट्रेस जो है एग्ज़ाम्स का वो वैसे ही रहेगा। ओके।
मीन्स आप कहते हो कि ज़्यादातर जो चल रहा है पैटर्न, एक रैट रेस लगी हुई है कि बिल्कुल। इतना सिलेबस है, इतना रट्टा लगाना है, एग्ज़ाम में जे क्वेश्चन आएंगे। जब समझे बिना बच्चे लिखते हैं जी। तो फिर वो प्रेशर रहता है। तो आप इस चीज़ के ऊपर काफ़ी वर्कआउट कर चुके हो। मैंने जैसे पता चला मुझे बच्चों से कि आपके स्कूल का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो बिल्कुल औरों से डिफरेंट है। बिल्कुल। क्या ऐसा है मैम जिसमें आपने क्या बदलाव किए हैं उसमें, तो बच्चों मैंने आपके बच्चों में स्ट्रेस नहीं ये देखा, जी जी क्या है ऐसा, उसके बारे में हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताइए। सर, एग्जामिनेशन सिस्टम में को स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए वाईएस में हमने 3 मेन बदलाव किए हैं और आज मैं फ़क्र के साथ ये बदलाव शेयर करना चाहूँगी। जी। सबसे पहला जो बदलाव हमने अपने एग्जामिनेशन में किया वो है क्वेश्चन पेपर्स का। जी। हमें लगता है कि एग्ज़ाम्स में जैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वैसा ही टीचर्स क्लासेस में पढ़ाएंगे, वैसा ही बच्चे पढ़ेंगे और वही क्वेश्चंस पेरेंट्स को इम्पॉर्टेंट लगेंगे। अगर आप रट्टिफिकेशन वाले क्वेश्चन पूछोगे तो बच्चे भी रट्टा लगाएंगे, पेरेंट्स भी रट्टा लगवाएंगे। बट अगर आप क्वेश्चंस ऐसे पूछेंगे जिसमें अंडरस्टैंडिंग हो, बच्चा जिसको समझ के आंसर करे, तो आई थिंक बच्चे भी समझ के करेंगे, टीचर्स भी क्लासेस में वैसा ही पढ़ाएंगे कि मेरे बच्चे को समझ में आए। तो बच्चे को तो जैसा आप गाइड करोगे उसने ऐसा चलना है। मैम आपने कंसेप्ट की बात की कि अगर कंसेप्ट बेस बच्चे की स्टडी हो तो वो स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। जी। कंसेप्ट के बारे में थोड़ा खुल के बताइए कि कंसेप्ट को आप कैसे देखते हो, कैसे बच्चों को पता चले कि मुझे कंसेप्चुअल एजुकेशन मिल रही है जहाँ मैं रट्टाफिकेशन में चल रहा हूँ, कैसे होगा? बिल्कुल सर, कंसेप्ट्स की अगर बात करें, विल गिव यू द एग्जांपल। जी। अब जूठन कहानी में जो कि ओम प्रकाश जी ने लिखी है, राइटर का पूरा जोर लग गया ये समझाने के लिए कि जो अनटचेबल्स होते हैं वो कैसे लोगों की जूठन पे जिंदा रहते हैं, अछूत जिनको सो कॉल्ड अछूत कैटेगरी जी। की। तो ओके। और ताकि बच्चों में ये सेंसिटिविटी आए जी। कि हमने इस वर्ग के लिए कुछ करना है। कुछ करना। बट एग्जाम ने क्वेश्चन कैसा पूछा, जूठन कहानी का राइटर कौन है, उसमें मेन कैरेक्टर कौन है। अब ये क्वेश्चंस करने के लिए बच्चे को क्या करना पड़ेगा, रट्टा लगाना पड़ेगा। इट्स ओके कि बच्चे को राइटर का नेम पता हो, बट वो गूगल भी किया जा सकता है। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा ये समझे कि मैं उस वर्ग के लिए क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर सेंसिटिविटी आए उस चीज़ को समझने की। जी, वो बुक पढ़ के बच्चे को पता चले कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, मैं क्या सोल्यूशन दे सकता हूँ। बिल्कुल सर, वाईएस में हम ये मानते हैं कि जो लैंग्वेज है उसके 2 ही पर्पस हैं। जी। पहला पर्पस है कि बच्चे को उस लैंग्वेज में लिखना आ जाए, अपने विचार लिखने आ जाए, ना कि राइटर के थॉट्स। और दूसरा है कि लैंग्वेज बच्चों को अच्छे विचार दे सके। जो कंसेप्ट के ऊपर मैम आप बच्चों के ऊपर काम करते हो कि कंसेप्ट क्लियर हो, जैसे हम मैथमेटिक्स को लेके चलें कंसेप्चुअल है, इंग्लिश को लेके चलें या साइंस को लेके, बाकी जो सब्जेक्ट हैं जैसे सोशल साइंस हो गया, फिजिकल एजुकेशन होगी या अदर एक्टिविटीज़ होगी, उसमें भी कंसेप्ट का कोई रोल रहता है मैम? बिल्कुल सर, आई थिंक कंसेप्ट्स के बिना तो आपने ब्लूम टेक्सोनॉमी सुनी होगी। जी बिल्कुल। अब ब्लूम टेक्सोनॉमी मैं मानती हूँ कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया वर्ड है एजुकेशन में और सबसे कम इम्प्लीमेंट किया हुआ वर्ड है। जी बिल्कुल। अब उसमें बताया गया है कि जो लर्निंग के 4 स्टेप्स होते हैं। पहला है रिमेम्बरेंस, दूसरा अंडरस्टैंडिंग, तीसरा है एनालाइजिंग और चौथा जो स्टेप है एप्लीकेशन। बट ज़्यादातर स्कूल्स जो देखा गया है कि पहले स्टेप पे ही रुक जाते हैं जो कि है रिमेम्बरेंस, मतलब कि याद करना, बट एप्लीकेशन पार्ट तक तो स्कूल पहुंचते ही नहीं है। तो अगर मैं वाईएस एजुकेशन की बात करूं, वाईएस क्वेश्चन पेपर्स की बात करूं, तो वहाँ पे हमारा फोकस रहता है कि हम कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछें। बच्चे ने एरिया का फॉर्मूला कर लिया, वो ठीक है, बट क्या उसको पता है कि मुझे एरिया कैसे कैलकुलेट करना है। बच्चे ने पैरामीटर समझ लिया, बट क्या उसको पता है मुझे पैरामीटर कैसे कैलकुलेट करना है। तो एप्लीकेशन बेस्ड पे हमारा कंसेप्ट जो फोकस है वो काफ़ी अच्छे से रहता है। मैम मैंने एक और भी ऑब्जर्व किया है कि जैसे जो एग्ज़ाम्स हैं आपके बच्चों को जो सेट करते हो आप, वो औरों से डिफरेंट हैं। जैसे ज़्यादातर होता है कि सीधी डेफिनेशन पूछ ली जाती है बच्चे से, या जैसे आपने बोला राइटर का नाम क्या है, ऐसे बेसिक क्वेश्चन रहते हैं। बट आप एक बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस देते हो कंसेप्ट बेस, उसके ऊपर मैम बच्चे को कोई प्रॉब्लम या उसको समझने में दिक्कत या कुछ अलग नहीं लगता बच्चे को?
सर मेरा ये मानना है कि बच्चों को आप जैसा कल्चर दो, जैसी मिट्टी में ढालो वो ढल जाते हैं। ढल जाता है। इट्स इम्पॉर्टेंट। अगर तो हम ये क्वेश्चन सीधा एग्जाम में पूछेंगे तो फॉर श्योर बच्चे नहीं आंसर कर कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे बिल्कुल। इसमें। बट हमारा जो ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम है वो है ही ऐसे कि बच्चे को कंसेप्ट समझाने हैं, जी राइट। अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल्स की, तो जैसे अब मेरे पास ये 2 क्वेश्चन पेपर हैं। आपने क्वेश्चन पेपर पैटर्न की बात की। अब ये नए पीरियोडिक टेस्ट है किसी स्कूल का, जिसमें क्वेश्चंस हैं, बदलू कैसी चूड़ियाँ बनाता था, ओके, बस के टायर कैसे थे। ये सर 8th क्लास के बच्चे से पूछा जा रहा है, ओके, राइट। और शादी विवाह के अवसर पर बदलू क्या जिद करता था। ठीक है। अब ये क्वेश्चंस का आंसर बच्चा कैसे करेगा, रट्टा लगा के, बिल्कुल वो सही। याद करेगा। जबकि जो लैंग्वेज का पर्पस था वो तो ये था बच्चे को विचार देना, उसको खुद के शब्द देना। अब मेरे पास एक और क्वेश्चन पेपर है, उसकी बात करते हैं जी। तो यहाँ पे 8th क्लास का क्वेश्चन पेपर है। ये भी किसी और का है या आपका ये पेपर है? वाईएस का क्वेश्चन ओके। पेपर है। अच्छा, इसमें क्या है, थोड़ा मैं भी इंटरेस्टिंग कविता जानने के लिए। देश हमारा धरती अपनी में नया इंसान एवं नया संसार आने की बात कही गई है। क्या आप बता सकते हैं ये कैसे संभव होगा। ओके। कहानी सुभागी में सुभागी का सारा दिन अपने माता पिता की सेवा में गुजरता था। आपका दिन कैसे गुजरता है, आप अपनी दिनचर्या बताएंगे। बच्चे का वो थॉट प्रोसेस शुरू हो जाता है उस चीज को बिल्कुल। लेके सोचना, अपने विचार देना, अपने विचार देना। फिर वो बच्चे फिर लिखते हैं अपने विचार में। बिल्कुल सर, बहुत बहुत सुंदर आंसर्स निकल के आते हैं। हर बच्चे का ब्यूटी देखिए हमारे क्वेश्चन पेपर्स की, हर एक बच्चा डिफरेंट तरीके से लिखता है। जी हर एक बच्चे के आंसर्स डिफरेंट होते हैं। जी। अदरवाइज स्कूल्स में इन जनरल होता क्या है कि टीचर ने जो क्वेश्चन है वो बोर्ड पे लिखवा दिए, बच्चे ने आंसर बोर्ड से देख के कॉपी कर लिए और वही जो आंसर है उसने याद करके क्वेश्चन पेपर में लिख दिया। ऐसे ही चलता है। अब उस प्रोसेस में बच्चे ने सीखा कुछ नहीं, उसने सिर्फ याद किया। बट वाईएस का जो मोटिव है कि बच्चे सीखें, जी। वो क्वेश्चंस को रट्टा ना जी। लगाएं। अब वाईएस की जो क्वेश्चन हम बच्चों को देते हैं, हर एक बच्चे का आंसर डिफरेंट निकल के आता है। ओके। अदरवाइज नर्सरी से ग्रेजुएशन तक अगर हम बच्चों को सिर्फ रेडीमेड आंसर्स देंगे, लाइफ तो सबको अपना अपना क्वेश्चन पेपर देगी। बिल्कुल। बच्चा जो रेडीमेड आंसर करेगा वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाएगा। तो यहाँ पे हम बच्चों को रेडीमेड आंसर्स नहीं देते, बच्चों को इतना कैपेबल बनाते हैं कि वो अपने खुद के आंसर्स लिख पाएं। मैम ये जो कंसेप्ट है आपका, जैसे मुझे बिल्कुल नया लग रहा है, क्योंकि ऐसा कभी मैंने देखा ही नहीं। हम भी डील करते हैं लोगों से। या जी, ये कितना टाइम हो गया इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करे हुए आपके स्कूल में, कब से चल रहा है? आई कैन से कि हमें 10-12 साल हो गए इस तरह के क्वेश्चन पेपर्स इंट्रोड्यूस किए। काफ़ी स्ट्रगल था इनिशियली। जब पेरेंट्स को ये आपने कन्विंस किया होगा कि, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट है मैम, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है दोनों क्वेश्चन पेपर्स में। जी। अगर मैं भी ये देखूंगा, मैं भी कहूँगा यार ये कैसा सेट हो रहा है ये क्वेश्चन। हालांकि मुझे ये सही लग रहा है, डेफिनेशन है, सीधा पूछ लिया। जी। बट पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछें तो आपको क्वेरीज नहीं आई पेरेंट्स की, तो मैम ये क्या करवा रहे हो आप, कि बच्चे को कोई बेनिफिट है इस चीज़ का? यानी कि अगर हम बात करें कंसेप्चुअल एजुकेशन की इम्प्लीमेंटेशन की, जी, उसमें कोई दिक्कत आई आपको फिर इनिशियली? सर इनिशियली डिफ़िकल्ट था, और पेरेंट्स की भी गलती नहीं है मैं मानूंगी, क्योंकि जिस तरह से हम पढ़े हैं वैसे ही हम अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं। आपको याद है हम क्वेश्चन आंसर कैसे याद करते थे? जी। हाथ रख के कि मम्मा पहला वर्ड बता दो, बस उसके बाद पूरा आंसर याद हो गया। बिल्कुल। बट अब पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन भी वही थी कि हमारे बच्चे वैसे ही पढ़े। इनिशियली जब हमने ये इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट, बहुत सारे पेरेंट्स सेमिनार करवाए गए, बहुत सारी टीचर्स ट्रेनिंग करवाई गई, और आई थिंक धीरे धीरे पेरेंट्स को ये समझ में आने लगा कि जो बच्चे हैं उनके कंसेप्ट पे क्लियरेंस ज़्यादा ज़रूरी है। उनको जो याद करवाया है वो तो एग्जाम तक रहेगा बच्चे के पास। अगर बच्चे ने सिर्फ क्वेश्चंस को रट्टा लगाया है, वो एग्जाम तक बच्चे के पास रहेगा, बाद में भूल जाता है, बाद में बच्चा भूल जाता है। बट एजुकेशन का पर्पस बच्चे को
जो रेडीमेड आंसर्स है वो देना नहीं है। एजुकेशन का पर्पस है बच्चे को इतना कैपेबल बनाना कि वो अपने खुद के आंसर्स लिख पाए। खुद के आंसर। तो शुरुआत में दिक्कत आई आपको, अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं पेरेंट्स? सर अब तो आई वुड से पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं इस सिस्टम को। हम सर फीडबैक फॉर्म्स भेजते रहते हैं पेरेंट्स को, फीडबैक कॉल्स करते रहते हैं और हर पेरेंट्स का ये मानना है कि मैम अब जो बच्चा है हमारा अपने आंसर्स खुद लिख लेता है, ही इज़ कैपेबल ऑफ राइटिंग हिज ओन थॉट्स, और बच्चे को एक्सप्रेशंस ही तो देने हैं हमने। जी। एक मैम मेरे सवाल और आ रहा है, कंसेप्चुअल एजुकेशन की अगर हम बात करें, देखो सिर्फ थ्योरी पार्ट से नहीं कंसेप्ट क्लियर होते, बिल्कुल उसमें प्रैक्टिकल का ज़्यादा रहता है। जी। तो हर एक सब्जेक्ट में आप प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी है करवाने की बच्चे को, क्योंकि कंसेप्ट के लिए प्रैक्टिकल ज़रूरी है, बिल्कुल उसके बिना पॉसिबल नहीं है, 99% यही रहता है। उसको आप कैसे मेंटेन करते हो फिर? सर मैं अगर आपसे एक सवाल कर सकूं? जी जी प्लीज़। आपने स्कूल में प्रैक्टिकल कब दिया था? आई थिंक मैं इंजीनियरिंग में दिए थे, इंजीनियरिंग। बाकी होते थे स्कूल में एग्ज़ाम्स, बट वो ऐसे ही लिख दिया, हो गया। आपने स्कूल्स में प्रैक्टिकल्स का सुना है? बहुत रेयर मैम, बहुत रेयर। आई थिंक ज़्यादातर स्कूल्स में 9th या 10th क्लास में प्रैक्टिकल्स होते हैं। यस यस। बट यहाँ पे अगर मैं वाईएस की बात करूँ, नर्सरी से लेके 10th तक हर एक सब्जेक्ट में हर एक बच्चे का प्रैक्टिकल होता है। नर्सरी से शुरू कर देते हो? जी बिल्कुल, हर एक सब्जेक्ट में? बिल्कुल। तो ये पॉसिबल है मैम हर एक बिल्कुल, सब्जेक्ट में? हमारा जो एग्जाम का पैटर्न है उसमें जो 70 मार्क्स हैं वो थ्योरी पेपर के हैं, जो कि थ्योरी भी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं। बाकी जो मार्क्स हैं वो प्रैक्टिकल्स के हैं। अब वो प्रैक्टिकल्स कैसे होते हैं बात करते हैं। अब अगर लैंग्वेज की बात करें, जैसे मैंने पहले बताया कि लैंग्वेज का पर्पस है बच्चे को अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने आ जाए जी। तो लैंग्वेज में प्रैक्टिकल कैसे होता है कि बच्चे को या तो पोइट्री लिखनी है, अपनी खुद की पोइट्री लिखनी है, या बच्चे को लेटर्स लिखनी है। अदरवाइज सर आपको याद है लेटर्स हम जब लिखते थे स्कूल में, चाचा जी ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਪੱਤਰ, ਰਾਈਟ, ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਸਿਕ ਲੀਵ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਜੀ, फुल फी कंसेशन। बट अगर आप देखिए नर्सरी से ग्रेजुएशन तक हमारी जो जनरेशन है इन्होंने इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। बिल्कुल। किसी डिपार्टमेंट को अगर लेटर लिखना पड़ जाए तो आपको लगता है कि हर पर्सन कंफर्टेबल होगा? नहीं मैम, नहीं, बहुत रेयर है। इवन दो के जो पढ़ चुके हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम्स हैं इसमें जी। किसी डिपार्टमेंट को लेटर लिखना हो या कोई अपनी बात रखनी हो जी, क्योंकि लैंग्वेज के नाम पे सिर्फ बच्चों को याद करवाया गया। तो यहाँ बच्चे हमारे एग्जाम में, हमारा पोस्ट बॉक्स लगा हुआ है, बच्चे लेटर्स लिखते हैं, बच्चे सीएम को भी लेटर्स लिखते हैं, बच्चे पीएम को लेटर्स लिखते हैं लैंग्वेज में उसका अलग बनाया हुआ जी। बिल्कुल। अच्छा, सीएम और पीएम को लेटर आपके बच्चे लिखते हैं? बिल्कुल जी। और यू वुड नॉट बिलीव कि रिसेंटली हमारे 5 बच्चों को पीएमओ की तरफ से रिवर्ट भी आया है उनकी लेटर्स पे। और कैन यू बिलीव कि 6th, 7th, 8th का बच्चा इतनी उसकी राइटिंग स्किल्स डेवलप है कि वो पीएमओ को लेटर लिख रहा है। वो खुद से लिखते हैं जी बच्चे? सर मेरे पास है, ये मैं दिखाना चाहूँगी। ये हमारे बच्चों को रिवर्ट आए हैं नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। ओके, अगर ये बच्चों ने लेटर पीएमओ को लिखे और वहाँ से रिवर्ट आया? वहाँ से रिवर्ट एक आप बता रहे थे कि चंद्रयान जब लॉन्च हुआ उसका भी था कुछ बच्चों की तरफ से, वो क्या था? तब भी जब चंद्रयान मिशन लॉन्च होना था तब भी काफ़ी बच्चों ने बेस्ट ऑफ लक लेटर्स लिखी चंद्रयान मिशन टीम को। उसके बाद जब ये मिशन सफल हुआ तब भी बहुत सारे बच्चों ने बधाई के जो पत्र हैं वो चंद्रयान टीम को भेजे, और उस पे भी इसरो की तरफ से बच्चों को रिवर्ट आया है। और बच्चों का मतलब जो इनकरेजमेंट है वो तो फॉर श्योर डबल होती है जब वो ऐसे रिवर्ट लेते हैं। और ये सारा पार्ट जो है आपके करिकुलम का पार्ट है, बच्चों के सब्जेक्ट करिकुलम में आप ऐड कर देते हैं? बिल्कुल सर, एडिशनल कुछ नहीं है? एडिशनल कुछ नहीं है, वो सिस्टम ही उस तरह से बिल्ड है जहाँ पे जो प्रैक्टिकल है एम्बेडेड ही है सिस्टम में। अभी हमने लैंग्वेज की बात की, अगर मैथमेटिक्स की भी बात करें
तो जब आप हमारे मैथ्स के एग्जाम में आएंगे आपको बच्चे मिलेंगे इंची टेप लेके इधर उधर घूमते हुए, मेजरमेंट करते हुए, ताकि उनको पता चले ये जो किलोमीटर्स सेंटीमीटर्स हैं ये सिर्फ नोटबुक्स में नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है। तो उनको जो रियल लाइफ एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स दी जाती हैं एग्जाम्स में कि आपको अपने रूम का जो एरिया है वो फाइंड आउट करना है, आपको स्कूल की कंप्यूटर लैब का जो है वो पैरामीटर फाइंड आउट करना है, आपको स्टेज का एरिया वो क्लास लेवल के हिसाब से जो है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स चेंज होती जाती हैं। साइंस का अगर आप प्रैक्टिकल बात करें, आपको बच्चे मिलेंगे विद टेस्ट ट्यूब्स, बीकर्स, तो साइंस में भी बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन नोट करते हैं। लेकिन हर एक सब्जेक्ट में हम इंश्योर करते हैं कि बच्चे का जो रियल लाइफ एप्लीकेशन पार्ट है वो भी हम एसेस करें। बिकॉज अगर एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन क्या है, एप्लीकेशन के बिना तो एजुकेशन कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो साइंस की अगर बात करें, अब थ्योरी पहले है या प्रैक्टिकल पहले है? ऑब्वियसली प्रैक्टिकल पहले, प्रैक्टिकल से थ्योरी निकलती। बट स्कूल्स ने क्या सर, जो एजुकेशन सिस्टम की ट्रेजेडी है कि हर चीज क्वेश्चन आंसर बन के रह गई। बिल्कुल। तो प्रैक्टिकल पीछे रह गया, थ्योरी आगे चली गई, जबकि सिखाना प्रैक्टिकल था। अब एक बच्चे को अगर कंसेप्ट समझ में आ गया, बच्चा अपने आंसर अपने आप लिख लेता है। जी बिल्कुल सही। दिस इज व्हाट वी ट्राई एट YS। अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं, अगर एक बच्चे को गाड़ी चलानी सिखानी है, अब उसके दो तरीके हैं। एक तरीका है कि हमने बच्चे को बुक दे के बिठा दिया और बच्चा उसको रट्टा लगा रहा है कि क्लच कहाँ पे होता है, गियर कहाँ पे होता है, जब मुझे गियर चेंज करना है तो मुझे क्लच दबाना है, पूरा उसने मतलब एंड टू एंड रट्टा लगा दिया। एग्जाम दे दिया, एग्जाम पास कर दिया, क्या उसको गाड़ी चलानी आ गई? नहीं, कभी आ भी नहीं सकती, कभी नहीं आ सकती। आपको बच्चे को रेसिपी सिखानी है, आपने बच्चे को संजीव कपूर की बुक दे के बिठा दिया, बच्चे ने पूरा रट्टा लगा लिया, क्या वो मास्टर शेफ में चले जाएगा बच्चा? जब तक उसने किचन में जाके वो रेसिपी ट्राई नहीं खुद से बनाई नहीं। जी। तो कंसेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम क्या करते हैं सर, हम बच्चों को कंसेप्ट सिखा देते हैं, बच्चे को अपने आप लिखना सिखा देते हैं। अब बच्चे के लिए जो है एजुकेशन बहुत आसान हो जाती है, उस पर स्ट्रेस नहीं होता, क्योंकि अगर उसको समझ में आ गया एक बार और अपनी लैंग्वेज में लिखना आता है तो फिर स्ट्रेस की तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत इंटरेस्टिंग मैम, ये तो बात होगी मैडम कंसेप्चुअल एजुकेशन की, इम्प्लीमेंटेशन की, कि आप पैरेलली प्रैक्टिकल्स भी बच्चों को करवाते जाके उनका कंसेप्ट बिल्कुल नीट एंड क्लियर हो। जी। अब आती है मैम बात एग्ज़ाम्स की। जब एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं, ज़्यादातर होता है, हम लोगों ने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं, एग्ज़ाम में क्या होता है, बच्चा एग्ज़ाम गया दे आया, ज़्यादातर मंथ के एंड में रिज़ल्ट आ जाता है, पास हो गया, अगले स्टैंडर्ड में प्रमोट हो गया। बट मैम मेरा जो मेन कंसेंट है आपसे पूछने का वो ये है कि बच्चे को कौन बताएगा कि इस सब्जेक्ट में आप यहाँ वीक हो, यहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है, यहाँ पे आपको रिव्यू करते हैं, टीचर बताएगा या पेरेंट्स बताएंगे? जी। तो ऐसा कोई आपकी पॉलिसी में भी कुछ है रिव्यू सिस्टम, अगर हम कहें कि सारे बच्चे देखो एक से नहीं होते ना मैम एक क्लास में, कोई थोड़ा वीक होता है, कोई एक्सीलेंट होता है, तो उसको आप कैसे मैनेज करते हो? सर बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आपने। जी थैंक यू। और ज़्यादातर स्कूल्स में सर क्या होता है, जो मुझे अभी रिसेंटली पता चला, जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी आंसर शीट्स बच्चों को दी नहीं जाती। बिल्कुल मतलब नहीं दी जाती। आप देखिए, अदरवाइज जो स्कूल के एग्जाम्स होते हैं वो माइलस्टोन्स होते हैं कि बच्चे को पता चले इतना यहाँ तक मैं पहुँच गया, ये वाले मेरे वीक एरियाज़ हैं, ये मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं, इन कंसेप्ट्स पे मुझे अभी और फोकस करने की ज़रूरत है। वो बच्चा कैसे करेगा अगर आप उसको बताएंगे नहीं? जी बिल्कुल। अगर आप उसको आंसर शीट्स ही नहीं देंगे बच्चों को, तो बच्चे को कैसे पता चलेगा कि मुझे आगे किस चीज़ पे फोकस? बच्चा सिर्फ रिजल्ट तक सीमित रह जाता है, रिजल्ट तक पास हो गया, मार्क्स आ गए, दैट्स इट, आगे बढ़ो। बिल्कुल। बट जो वीक एरिया है उसको फिर आप कैसे टैकल करते हो? सर यहाँ पे 2-3 स्टेप्स हम करते हैं। जो सबसे पहला स्टेप्स है वो हम बच्चों को मार्क्स नहीं देते सिर्फ एग्जाम में, जब चेकिंग होती है उनको रिमार्क्स मिलते हैं, तो वहाँ पे टीचर इलेबोरेटिवली लिखता है कि ये जो है कंसेप्ट बहुत अच्छे से है, ये जो स्पेल एरर्स पे फोकस करने की ज़रूरत है, और मे बी सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट पे फोकस करने की ज़रूरत है, कंसेप्ट बच्चे के सही हैं, ताकि बच्चे को वो रिव्यू पढ़ के समझ में आए, पेरेंट्स को समझ में आए कि अगर कहीं मेरा बच्चा लैग कर रहा है तो मुझे कहाँ पे फोकस करना है। अगर मैं आपको बता दूं 100 में से 80 मार्क्स हैं, तो आपको मार्क्स से तो कुछ नहीं गेस होगा कि क्लियर कुछ नहीं होगा।
तो सबसे पहला स्टेप कि जो हमारे एग्जाम्स की चेकिंग होती है, जी। डिटेल्ड रिव्यूज होते हैं उसमें, और दूसरा स्टेप 1-to-1 सर टीचर जो हैं बच्चे को इनफ टाइम देते हैं अपनी आंसर शीट रिव्यू करने के लिए Okay. और अपने डाउट्स दोबारा से क्लियर करने के लिए 1-to-1 बच्चों के साथ डिस्कशन। के साल क्लास खत्म हो गई, एग्जाम हो गए, जी। उसके बाद आपके टीचर्स जो हैं वो बच्चे का रिव्यू करते हैं जी कि बिल्कुल। अगर अब भी कोई अगर डाउट है तो वो आपका क्लियर होना चाहिए। जी बिल्कुल। सिर्फ क्लास खत्म होने के बाद नहीं, जो हमारे मिड टर्म एग्जाम्स होते हैं, जो पीरियोडिक एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स के बाद भी वो हमारे एग्जामिनेशन का इंटेग्रल पार्ट है, एनालिसिस भी। सो Okay. हर एग्जाम प्रॉपरली एनालाइज होता है, रिव्यू होता है, मिस्टेक्स पे काम होता है, 1-to-1 चाइल्ड वाइज इंटरेक्शन होती हैं और चाइल्ड वाइज भी इंटरेक्शन होती हैं, साथ में क्लास का भी एनालिसिस होता है कि पूरी क्लास की कौन से कंसेप्ट ऐसे हैं। सर मेरे पास ये रिव्यू शीट्स हैं, जी। जैसे मतलब टीचर्स ने सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे पूरे एग्जाम को एनालाइज किया हुआ है, पूरे के पूरे रिजल्ट को एनालाइज ये किया पूरी है। क्लास का आ गया मैम। जी बिल्कुल। तो ये 2-3 स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करते हैं एग्जामिनेशन के बाद। जी। एक मैम आप, मेरे को बच्चे ने ये भी बताया कि आप बच्चे को आंसर शीट दे देते हो कि आप घर भी ले जा सकते हो, पेरेंट्स से डिस्कस करते हो, जी। उसके क्या बेनिफिट्स हैं मैडम बच्चे को? सर हमें तो लगता है ये बहुत ही एक नेचुरल प्रोसेस है। Okay. मेरा एग्जाम है, मैंने एग्जाम दिया है, आई शुड नो कि मेरे मतलब कौन से कंसेप्ट में अच्छे कर पाई, कौन से कंसेप्ट पे मुझे अभी भी फोकस करने की ज़रूरत है। मुझे जब रिसेंटली ये पता चला कि स्कूल्स देते नहीं हैं आंसर शीट्स, दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर अस। मतलब आपके हिसाब से ये देनी चाहिए बच्चे को? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तभी बच्चे को पता चलेगा कि मुझे आगे कहाँ पहुँचना है। पेरेंट्स को भी क्लियर हो जाएगा कि बिल्कुल। बच्चे ने ये एग्जाम कैसे अटेम्प्ट किया। बिल्कुल। ओके, इसके बेनिफिट्स फिर आगे जाके बच्चे को आएंगे कि? सर बेनिफिट्स तो फॉर श्योर होते ही है, बिकॉज हमने इम्प्रूवमेंट देखी है बच्चों में। जब मई के पीरियोडिक एग्जाम्स होते हैं उसमें बच्चे जो भी मिस्टेक्स करते हैं, जब टीचर्स उनको गाइड कर देते हैं तो सितंबर में वो रिपीट नहीं करते। ऐसे ही जितनी भी हमारे टेस्ट होते हैं, जब कॉन्टिन्यूसली बच्चे से डिस्कशन होती है एरर्स पे, उसके वीक एरियाज पे, तो ऑब्वियसली बच्चा उस पर फिर प्रोग्रेस करता है। ओके। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, क्योंकि एग्जामिनेशन जो है वो फ्रूट है मैम। जब जो बच्चा सारा साल पढ़ता है, एग्ज़ाम में कैसे परफॉर्म करता है, वो सारा बच्चे का डिपेंड करता है कि उसने कैसे सीखा, कैसे परफॉर्म किया। अगर आप मुझे इजाज़त दें, एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी। जी। सर आपने ज़्यादातर एजुकेशनिस्ट को सुना होगा बोलते हुए कि जो बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट है बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल। अगेन ओवरऑल डेवलपमेंट भी जो वर्ड है, मैं ये मानूंगी सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया वर्ड है एजुकेशन सेक्टर में, जी। बट सबसे कम इम्प्लीमेंट किया गया है। ओके। अगर हम बात करें ओवरऑल डेवलपमेंट की, तो जो एग्ज़ाम्स हैं वो सिर्फ अकेडमिक्स के क्यों? अकेडमिक्स में आपने बच्चे में ये तो देख लिया कि उसको इंग्लिश कितनी आ गई, उसका मैथ्स कैसा है, बट क्या उस बच्चे में कॉन्फिडेंस है? जी। क्या वो स्टेज पे आके हंड्रेड्स ऑफ ऑडियंस को एड्रेस कर सकता है? जी। उस बच्चे की डांसिंग स्किल्स कैसी है, वो स्पोर्ट्स में कैसा है, उसका म्यूजिक कैसा है? आई थिंक एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है वाईएएस एग्जामिनेशन का, हमारे यहाँ एकेडमिक्स के साथ साथ बच्चों के लाइव सब्जेक्ट्स के भी एग्जामिनेशन होते हैं, ताकि हम ये असेस कर पाएं कि बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल कितना रेज हुआ है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, क्या वो बच्चा अपने आप को वर्बली एक्सप्रेस कर पा रहा है। बिल्कुल सही है। सर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, ज़्यादातर हम लाइफ में कौन सी स्किल यूज़ करते हैं? अगर हम एक जनरल रूटीन की बात करें, चाहे वो डॉक्टर का प्रोफेशन हो, चाहे वो लॉयर का प्रोफेशन हो, आप एजुकेशन इंडस्ट्री में हो, आप चाहे फिल्म इंडस्ट्री में हो, कौन सी स्किल है जो सबसे ज़्यादा यूज? कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल्स, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। और स्कूल्स में सर ज़्यादातर फोकस किस स्किल पे होता है? राइटिंग में। आप देखिए जो स्किल, आई थिंक राइटिंग की अगर बात करें, एक लिमिट तक हम यूज़ करते हैं, बट अगर आप आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें, हर एक फील्ड में, आपकी जनरल रूटीन में, हर एक प्रोफेशन में आपकी जो आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है। जी। स्कूल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो सिखाएं बच्चे को। बिल्कुल। तो मुझे प्राउड है वाईएएस एजुकेशन सिस्टम पे
थिंक 15-20 साल पहले वी स्टार्टेड विद इंग्लिश कम्युनिकेशन क्लासेस जी। और इन क्लासेस में जो फोकस रहता है वो इस चीज़ पे रहता है कि हमारा हर एक बच्चा इतना कैपेबल हो कि अपने आप को वो कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर पाए। ओके। उसके फिर आप प्रैक्टिकल्स करवाते हो बच्चों के? बिल्कुल सर। लाइव सेमिनार्स करवाते हो? बिल्कुल जी। सर, काफ़ी तरह के उसके अंडर प्रोजेक्ट्स रहते हैं। क्लासेस लगती हैं कम्युनिकेशन की। वी हैव प्रोफेशनल फैकल्टी राइट फ्रॉम नर्सरी टू 8th स्टैंडर्ड। बच्चों का एक लेक्चर हर रोज कम्युनिकेशन पे होता है। दूसरा, बच्चों को टाइम टू टाइम प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं जी। क्योंकि एक बच्चा क्लास में तो हो सकता है एक टाइम पे कंफर्टेबल हो अपने टीचर से बात करने के लिए, बट क्या वो बच्चा बाहर जाके खुद को प्रेजेंट कर सकता है? तो बच्चों को ऐसे टाइम टू टाइम प्रोजेक्ट दिए जाते हैं जहाँ पे उनको जाके मे बी सुपरमार्केट में उनको कम्युनिकेट करना है, मे बी उनको डॉक्टर के साथ इंटरेक्शन करनी है। सो इन प्रोजेक्ट से सर हमने बच्चों में बहुत चेंज देखा है। हमारा हर एक बच्चा आई थिंक इतना कॉन्फिडेंट है कि वो अपने थॉट्स को कॉन्फिडेंटली सबके सामने रख सकता है, अपनी बात रख सकता है, अपनी बात किसी रख के भी सकता आगे। है, किसी के भी आगे अपनी बात। क्या बात है मैम, बिल्कुल मतलब मैं सोच रहा हूँ कि बिल्कुल डिफरेंट है आपका जो एजुकेशन सिस्टम है। लास्ट में मैम यहाँ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ हमारे साथ बनने के लिए। इस एपिसोड के जरिए आपने बहुत अच्छी नॉलेज शेयर की। वहाँ पे मैम हमारे दर्शकों को या पेरेंट्स को या बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे, स्पेशली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे? श्योर सर, पेरेंट्स के लिए यही मैसेज है कि एग्ज़ाम के नाम पे प्लीज़ बच्चों को रट्टे मत लगवाइए, क्योंकि रट्टे से जो है एक तो बच्चे पे स्ट्रेस आएगा और दूसरा जो रट्टा है वो एग्जाम तक ही रहेगा, उसके बाद बच्चा उसको भूल जाएगा, सीख नहीं पाएगा। आप इस तरह के रट्टे लगवा के बच्चे को हैंडीकैप एक्चुअली कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद जब बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएगा तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहाँ ये इम्पॉर्टेंट नहीं होगा कि आपने क्या रट्टा लगाया। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सर अगर रिजल्ट्स की बात करें, हमारे बच्चों के अभी सीए में सर 41 स्टूडेंट्स ने सीए फाउंडेशन का जो है टेस्ट एग्ज़ाम क्लियर किया है जी, और 56 हमारे बच्चे हैं जो आईआईटी मेन क्लियर कर चुके हैं जी। तो आई थिंक ये कंसेप्ट्स पे ही फोकस का रिजल्ट है कि बच्चों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। क्या बात है, थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। हालांकि आपके स्कूल में एग्ज़ाम चल रहे हैं, थोड़ा पेरेंट्स की काउंसलिंग भी आप देखते हो सारा। थैंक यू सो मच मैम, इतनी वैल्यूएबल जो है कंसेप्ट हमारे सामने रखने के लिए। मैं दर्शकों से यही अपील करूंगा कि जो स्कूल एजुकेशन है वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, वो बच्चों को बहुत कुछ सिखाने के लिए होती है। प्रैक्टिकली भी, थ्योरेटिकली भी बहुत कुछ है जो बच्चों में मिस मैच रह जाता है। तो सबसे अच्छा मुझे ये, मैं पर्सनल रिव्यू अगर दूं, मुझे ये कंसेप्ट लगा कि जो एग्जामिनेशन रिव्यू सिस्टम है ना मैडम आपका, वो बहुत माइंड ब्लोइंग है। क्योंकि बच्चे को, हम भी पढ़े हैं ऐसे सिस्टम में कि हमें पता ही नहीं चलता कि कमी कहाँ रही है, कहाँ वीक है, हम कहाँ पे हमें वर्क करने की ज़रूरत है। तो हम लास्ट में यहाँ पे जितने भी दर्शक इस एपिसोड को देख रहे हैं उनका धन्यवाद करते हैं और ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपका बच्चा ऐसे सिस्टम में है कि वो रट्टाफिकेशन चल रही है, वहाँ पे रैट रेस चल रहा है, तो आपको थोड़ा रुक के थोड़ा रिव्यू करने की ज़रूरत है कि कहीं आगे जाके बच्चे को, जैसे मैम ने ये बताया कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जाएगा बच्चा, आगे जब एक्चुअल लाइफ में जाएगा तो वहाँ पे कंसेप्चुअल एजुकेशन जो है वो काम आएगी। तो क्या हमारा बच्चा आज जो एजुकेशन रहा है वो कंसेप्ट बेस है, जहाँ वो रट्टे मार के पास हो रहा है, ये हमें खुद ने देखना है। फिर भी हम मैम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हमारे दर्शक आपको कोई अप्रोच करते हैं, आपसे मिलते हैं, आपसे कोई सजेशन लेते हैं, तो हम आशा करते हैं कि आप उनको गाइडेंस या उनकी काउंसलिंग वगैरह करेंगे। तो वाईएस स्कूल के बारे में अगर बात करें तो बहुत अच्छा इनका मुझे सिस्टम लगा। तो लास्ट में मैं यहाँ पे दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ, वहाँ पे स्पेशली मैं धन्यवाद करता हूँ मैडम बेमीपुरी जी का, बहुत बहुत धन्यवाद आपने। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।